ভবানীপুর বিধানসভার উপনির্বাচনে নির্বাচনী প্রচারে ছিলেন। আজকের তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে এসেছেন, সকালেও তিনি প্রচার করেছেন ভবানীপুর কেন্দ্রে, বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন এবং আজকের দিনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে নির্বাচনের পর থেকে যে বল্গাহীন সন্ত্রাস চলেছে পশ্চিমবঙ্গের ওপর, যার বলি হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রায় 52 জন কর্মী, সে সম্পর্কে তাদের সেই শহীদ পরিবারের কয়েকজন আজকে আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছেন। তারা সমীকজির সঙ্গে দেখা করবার জন্য এসেছেন। এখানে উপস্থিত আছেন অভিজিৎ সরকারের ভাই শ্রী বিশ্বজিৎ সরকার, তার ভাগ্যহীনা মা শ্রীমতী মাধবী সরকার, আমাদের মানস সাহা মগরাহাট পশ্চিম কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী ছিলেন, তার স্ত্রী প্রীতি সাহা এবং তার প্রথম কন্যা শ্রী স্বাতী সাহা আজকে আমাদের এই সম্বিত পাত্রজির প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত হয়েছেন। এখন আপনাদের সামনে পশ্চিমবঙ্গের ভোট পরবর্তী হিংসা এবং সার্বিক রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য রাখছেন শ্রী সম্বিত পাত্র। आप सभी को बहुत नमस्कार। सम्मानित मंच, वैसे आज मैं बहुत व्यथित और दुखी हूं। मैं अभी भी अपने पीछे रोने और सिसकने की आवाज सुन सकता हूं। ये साधारण विषय नहीं है। इतने कार्यकर्ताओं का बलिदान, इतने कार्यकर्ताओं का मारा जाना, इतने माओं का कोख उजड़ जाना, न जाने कितने सुहागनों का मांग उजड़ जाना, ये साधारण विषय नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या है। ऐसे में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, बहुत दुख होता है। मैं अधिक नहीं कहूंगा, मगर जो भी कहूंगा दिल से कहूंगा। बंधुगण, यूं तो मैं भवानीपुर में जो बाई इलेक्शन उप निर्वाचन हो रहे हैं उसके लिए आया था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारी बहन प्रियंका टेबरीवाल जी लड़ रही हैं और टीएमसी की तरफ से वर्तमान मुख्यमंत्री जो नंदीग्राम से हार गई, और अभी अभी हाईकोर्ट ने भी कुछ सख्त टिप्पणियां किया है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के विषय में बात यहां के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी कर रहे थे, उनको भी आड़े हाथ हाईकोर्ट ने लिया है। तो प्रियंका टेबरीवाल और ममता बनर्जी जी के बीच जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव के दृष्टिकोण से मैं आया था। मगर अभिजीत सरकार की माता, उनके भाई और मानस साहा की धर्मपत्नी और उनकी बेटी से मिलने के बाद मुझे लगता है ये चुनाव का विषय नहीं है, ये मनुष्यत्व का विषय है। दिस इज अ मैटर ऑफ अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। मुझे लगता है आज राजनीति को छोड़ करके बहुत सारे ऐसे विषयों पर हमें चर्चा करनी चाहिए, पूरी संवेदना के साथ चर्चा करनी चाहिए। जिस प्रकार से लोगों की बलि चढ़ाई गई है, ये आज जो चुनाव हो रहा है भवानीपुर में, ये चुनाव केवल प्रियंका टेबरीवाल और ममता बनर्जी के बीच नहीं है। ये चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच नहीं, ये चुनाव न्याय और अन्याय के बीच में, ये चुनाव है हिंसा और अहिंसा के बीच, ये चुनाव है सत्य और असत्य के बीच। और बंधुगण, मैं बंगाल की जनता से कहना चाहता हूं, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये हमारे दिल की आवाज की पुकार है। हम हजारों चुनाव जीत सकते हैं, हम सरकार बना सकते हैं, हम मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, मगर आप मेरे पीछे देखिए, जो मां रो रही है, जो भाई करहा रहा है, क्या हम उस मां और उस भाई के आंसू और उनके दुख के बुनियाद के ऊपर मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या किसी के आंसू के ऊपर सरकार चलाना ये पुण्य का काम है? भगवान के घर में देर है, मां दुर्गा के घर में देर है, अंधेर नहीं है।
ये जो आंसू हमारे पीछे बह रहे हैं, इन आंसुओं का हिसाब होगा। आज नहीं तो कल होगा, जरूर होगा। मैं ममता जी के ऊपर कोई अटैक नहीं करना चाहता, क्योंकि आज मैं राजनीतिक मूड में नहीं हूं। ये राजनीतिक मंच भी नहीं। हो सकता है कि सांसद अर्जुन जी मेरे बगल में बैठे हो सकता है बाकी सांसदगण भी मेरे साथ बैठे हो, मगर आखिरकार हम मनुष्य भी तो हैं, हम पत्थर तो नहीं है ना। मैं ममता जी के ऊपर अटैक तो नहीं करना चाहता, मगर मैं हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं, आप तो मां माटी मानुष कहती है ममता जी, क्या यही मां है? मेरे पीछे जो मां बैठी हुई है, मैं कल भी देखा था, मैंने टीवी चैनल के माध्यम से देखा, जब हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी उनके घर पे पहुंचे तो बिलख बिलख कर ये मां रो रही थी। आज भी जब से मैं आया हूं इस ऑफिस में, मैं देख रहा हूं कि अभिजीत सरकार की मां रोए जा रही। और अभी अभिजीत सरकार के भाई ने मुझे एक वीडियो दिखाया, मैं उनसे कहूंगा कि आप मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो वीडियो और वो जो तस्वीर है अभिजीत सरकार की अंतिम यात्रा की, आप साझा करें प्रेस के साथ। वैसे प्रेस के पास तो होगा ही। नरकंकाल है। 136 दिन के बाद अभिजीत सरकार के बॉडी को उनके परिवार को दाह संस्कार के लिए दिया जाता है। सर नहीं है, सर फटा हुआ है, हड्डियों को जोड़ करके सर बनाया गया है, मांसपेशियां नहीं है, केवल एक खोपड़ी और कंकाल को आप लपेट करके स्ट्रेचर पे रख देते हैं 136 दिन के बाद और कहते हैं तुम अपने बेटे के शरीर को ले जाओ। बंधुगण, चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो मां दुर्गा निर्धारित करेगी। चुनाव कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो जनता जनार्दन निर्धारित करेगी। किंतु क्या इस मां की जो रो रही है, इस मां के आंसुओं का कोई मूल्य नहीं है? मैं आज मीडिया से हाथ जोड़ के पूछता हूं, आपके बिना लोकतंत्र एक पल भी सांस नहीं ले सकता है। किसकी सरकार केंद्र में है, किसकी सरकार यहां बंगाल में है, भूल जाइए, मगर उस तस्वीर को देखिए, अभिजीत सरकार की तस्वीर के मैंने 2 तारीख को, मैं उस दिन डिबेट कर रहा था जब नतीजे आ रहे थे टीवी पे, अभिजीत सरकार फेसबुक पे लाइव आया था, लाइव स्ट्रीम चल रहा था। वो अपने कुत्तों के विषय में बात कर रहा था। ही वॉज अ पायस सोल। मनुष्य तो छोड़िए, कुत्तों के विषय में वो चिंता करता था। वो कुत्तों को किस प्रकार, अपने कुत्तों की चिंता करता था, उन कुत्तों को मारा जा रहा था। वो उसकी तड़प थी कि मेरे कुत्तों को मारा जा रहा है। और थोड़ी देर के पश्चात वही अभिजीत सरकार जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी वो हमारे बीच नहीं रहा। हम इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? नरकंकाल को आप उसके परिवार को देते हैं और आप कहते हैं कि हम चुप रह जाएं। मैं मीडिया से पूछता हूं, उत्तर प्रदेश में किसी भी भाजपा शासित राज्य में कुछ भी अनहोनी होती है तो क्या यह हकीकत नहीं है कि डेरेक ओब्रायन से लेकर अनेक नेता जो बंगाल के हैं, टीएमसी के हैं, वो वहां पहुंच जाते हैं? पहुंचना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। मीडिया उन विषयों को उठाती है, उठाना चाहिए, आपका कर्तव्य है। किंतु क्या जब एक नर कंकाल को आप एक मां के आंचल में सुपुर्द करते हो 136 दिन के बाद, इस विषय को उठाना नहीं चाहिए? कितना गंभीर विषय है। मानस साहा की धर्मपत्नी को देखकर मैं देख नहीं पा रहा हूं। और मैं एक नेता की तरह नहीं कह रहा हूं, मैं भी एक बेटा हूं, मेरी भी एक मां है, हम सबकी माएं हैं, पत्नियां हैं, बहनें। आप जरा पीछे मुड़कर उनके चेहरे को देखिए, वो रो नहीं रही, वो पत्थर की बन गई। अभी तक सिंदूर मिटा नहीं है मांग में से। वो केवल हमारा कार्यकर्ता नहीं था, वो हमारा एक सिपाही था, वो एक प्रत्याशी था, एक चुनाव लड़ा हुआ प्रत्याशी था। लोकतांत्रिक तरीके से वो चुनाव लड़ रहा था। आपने इतने डंडे बरसाए। मैं कल पता लगाया मानस शाह के विषय में, उसकी यहां से खोपड़ी उड़ गई। ये निर्दयता, ये लोकतंत्र है? टीएमसी के सत्ता के राज में ये लोकतंत्र है? इज दिस द कॉन्स्टिट्यूशनल राज ऑफ टीएमसी? इज दिस द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस ऑफ टीएमसी इज माई क्वेश्चन। बहुत दुख होता है। एक परिवार को आपने उजाड़ दिया, उसकी गलती, मानस शाह की गलती क्या थी? क्या किसी पार्टी से शांतिप्रिय तरीके में चुनाव लड़ना उसका गलती था? वॉज ही रॉन्ग जस्ट बिकॉज ही कॉन्टेस्टेड फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी? यू किल्ड हिम, इन कोल्ड ब्लड।
कोल्ड ब्लडेड मर्डर। और मैं कल सुन रहा था, मुझे लोग बता रहे थे शायद नर्सिंग होम के खिलाफ केस हो गया। केस उन टीएमसी के गुंडों के खिलाफ नहीं जिन्होंने मारा मानस साहब, डॉक्टरों के खिलाफ केस कर दिया। वाह वाह रे न्याय वाह। और कल जब हमारे नवनियुक्त बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुकांतो मजुमदार जब इस विषय को पार्टी दफ्तर में उठाते हैं, जब हतप्रभ होकर सुकांत मजुमदार जी इस बॉडी को लेकर, मानस शाह के बॉडी को लेकर ममता जी के पास न्याय की भीख मांगने जाते हैं, आप उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, आप मजुमदार जी के ऊपर लाठी बरसाते हैं, उनके ऊपर एफआईआर कर देते हैं। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा, एक डेड बॉडी के साथ आपने अन्याय किया। मानस शाह तो अब दुनिया में रहे नहीं, मगर जब उनके बॉडी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के द्वार पर जाकर न्याय मांगा जाता है, आप बॉडी को लेकर उसकी दुर्गति करते हैं। क्या ये न्याय है ममता जी? ममता जी, आज मैं राजनीतिक मूड में नहीं हूं, कोई राजनीतिक सवाल नहीं है, मगर ममता जी आपको, आपकी पार्टी को यह सोचना होगा, क्या यही मां माटी मानुष है? आप कहते हैं बहिरागत, ये मानस शाह बहिरागत था? ये कहां बाहर से आया था? ये अभिजीत सरकार बहिरागत था? कहां बाहर से आया था? ये इसी माटी का संतान था, ये मानुष था, वो मानुष था, वो इस माटी का संतान था। उसके मां को आपने पीड़ा दिया है, उसकी पत्नी को आपने पीड़ा दिया है। और केवल अभिजीत सरकार और मानस शाह नहीं, नाम भी याद नहीं रहते, 52 पीपल हैव बीन बुचर्ड एंड किल्ड। ममता जी, आपके लोगों को इनके नाम भी याद नहीं होंगे, आपको नाम भी याद नहीं होंगे। इतने लोगों को, इतने बंगाल के माटी के मानुषों का हत्या किया है टीएमसी के गुंडों ने। क्या गलती थी हरण अधिकारी की? क्या गलती थी किशोर मांडी की? क्या गलती थी उत्तम घोष की? क्या गलती थी हमारी उस बूढ़ी मां की जिसका नाम शोभा रानी मंडोल था? क्या गलती थी हरधन रॉय का? क्या गलती थी चंदन रॉय का, मिंटू बर्मन, मोमिक मोइत्रो, और एक छोटा सा लिस्ट अभी मुझे दिया गया। मुझे दुख होता है कि आज मनुष्य का जीवन लिस्ट बन गया। हमने उन्हें लिस्ट बना दिया है, मगर करें क्या? किसके पास जाके किससे न्याय मांगे? मैं धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट का, मैं धन्यवाद देता हूं हाई कोर्ट का, मैं धन्यवाद देता हूं प्रियंका टेबरीवाल जी का, हमारे सारे सांसदों का, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर। यह साधारण लड़ाई नहीं है, किसी के घर में बम गिराया जा रहा है, किसी को मार दिया जा रहा है, किसी को फांसी पे चढ़ा दिया जा रहा है, उसके बावजूद तो हमारे कार्यकर्ता यहां दिन रात एक करके न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, मैं उनके पैरों को छूकर नमन करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की ओर से तमाम जो कार्यकर्ता बीजेपी के बंगाल में हैं, उनको धन्यवाद देता हूं कि ये लड़ाई बीजेपी की लड़ाई नहीं, ये बीजेपी की लड़ाई से बड़ी, ये राष्ट्र की लड़ाई, ये लड़ाई मानवता की लड़ाई है। ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ है बंगाल में, उसके लिए आज आप लोग लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, सीबीआई की जांच बैठी। हारून अधिकारी, निर्मल मंडल, ज्योतिर्मय मंडल, सौरभ बोर, समरेश पाल, अरिंदम मिधे, सुकुमार मंडल, स्वपन मंडल, राजू सामंत, चंदना हलदार, उषा दास, कृष्णरानी दास, मानस शाह, ये केवल इस जोन के कार्यकर्ताओं का नाम में लिया है जिस जोन में मैं बैठ के पीसी कर रहा हूं। पूरे बंगाल में जिन लोगों की हत्या हुई है उनका नाम नहीं ले रहा, संभव नहीं है। महिलाओं के विषय में ममता जी बात करती है कि मैं दीदी हूं। ममता जी, कैसी दीदी हैं आप? कैसी मां हैं आप? कैसा अत्याचार है ये? 62 इयर्स की महिलाओं ने कैमरे के सामने कोर्ट में जाके गुहार लगाया है कि उनके रिलेटिव्स के सामने, उनके बच्चों के सामने, उनकी अस्मिता के साथ, उनके शरीर के साथ खिलवाड़ किया है टीएमसी के गुंडों ने, उनका बलात्कार हुआ है। दे हैव बीन रेप्ड इन फ्रंट ऑफ देयर ओन चिल्ड्रन। ये 62 इयर्स की महिला ने कहा है कोर्ट में जाकर। इससे दुखद कुछ हो सकता है क्या?
ममता जी, सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, सत्ता किसी का नहीं होता है, हमेशा नहीं रहता है। मगर एक बार आत्मा के अंदर, आत्मा जब चित्कार करती है, आत्मा जब रोती है, उसका जो आह निकलता है, वह आह बहुत शक्तिशाली होती है। देवता भी डरते हैं उस आह से। एक मां की आह से इंद्र भी डरते हैं। मां की आह को कोई संभाल नहीं सकता है, प्रलय आ जाता है मां की आह से। आज जो मां पीछे बैठी है, जो पत्नी पीछे बैठी है, इनके आह को कैसे संभालोगी ममता जी? चुनाव के नतीजे क्या होंगे उस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मगर इस आह का नतीजा क्या होगा, इससे डरो। इससे डरने की आवश्यकता है। प्रत्येक नेता को, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ना हो, जनसाधारण की आत्मा की आह से डरने की आवश्यकता है। अपने सत्ता की भूख के लिए किसी की हत्या कर देना, किसी की मांग उजाड़ देना, किसी का गोद सूना कर देना, यह लोकतंत्र नहीं है, यह अमानवता है। यह लोकतंत्र की हत्या है जो ममता बनर्जी कर रही है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता था। और अंत में किछु दिन पर पितृपक्ष शेष मातृपक्ष आरंभ হবে। এই অবস্থায় পশ্চিম বাংলায় যেভাবে নিরীহ মানুষ রাজনৈতিক হিংসায় মারা যাচ্ছেন তা অভাবনীয়। মহালয় আসছে, দুর্গতিনী আসিনী মা দুর্গা সেই দিনে সিংহ আরোহী হয়ে মা আসছে মর্তলোকে। মায়ের কাছে প্রার্থনা, আমার প্রার্থনা, পশ্চিম বাংলার মানুষকে দুর্গতি হাত থেকে বাঁচাও। অন্যায় অত্যাচার যেন বন্ধ হয়ে, আমি প্রার্থনা করছি। ওম জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা সুধা নমস্তুতে। জয়ত্বং দেবী চামুণ্ডে জয় ভূতার্তিহারিণী জয় সর্বগতে দেবী কালরাত্রি নমস্তুতে। মধুকৈটভ বিদ্রাবি বিদ্যাত্রু বরদে নমঃ। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जहि। हे मां दुर्गा, कुछ दिनों बाद महालयों में मैं उड़िया हूं, जगन्नाथपुरी धाम से आया हूं। प्रत्येक बंगाली जगन्नाथ महाप्रभु को बहुत मानता है। कुछ दिनों बाद हम सब उड़िया लोग महालय को बहुत मानते हैं। वीरो किशोर भद्रो जी को हम कितना सुनते थे। मुझे याद है इसी महालय में मां दुर्गा सिंहारूढ़ होकर अन्याय को समाप्त करने के लिए, न्याय के जीत के लिए पृथ्वीलोक पर आई। मैं इसी दुर्गा मां से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अभिजीत सरकार की जो मां है, मानस साहा की जो धर्म पत्नी है, जो बेटी है, मां दुर्गा इनको आप न्याय देना। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, मगर मां दुर्गा चुनाव के लिए हम प्रार्थना नहीं करेंगे, न्याय के लिए, सत्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। দাদা, আপনি প্রথম শুরু করেছিলেন যে হাইকোর্টে নির্বাচন কমিশন নিয়ে একটা প্রশ্ন তুলেছে এবং সেক্ষেত্রে যেটা বলেছে যে আগামী দিনে প্রায় দেখা যায় যে নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর নতুনভাবে নির্বাচন করার পর যে টাকা খরচ হয় তা সাধারণ মানুষের টাকা, এবং সেক্ষেত্রে যদি আগামী দিনে এই খরচ সাধারণ মানুষের টাকায় না হয় पार्टिर तरफ से সেই বিষয়টা নিয়ে একটা বড় প্রশ্ন। देखिए, ममता बनर्जी जी की सरकार का एक खासियत रहा है। यूं तो वो कहते हैं कि दे वांट टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, दे स्टैंड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री एंड डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री, मगर ठीक उसके विपरीत जब भी ममता जी के सरकार का कोई विषय अदालत में जाता है, कोर्ट में जाता है, वहां वो हारती है। आपने देखा नंदीग्राम के विषय में भी हार जीत को लेकर कोर्ट में गई थी। आपने देखा इससे पहले दुर्गा पूजा के विसर्जन के विषय को भी लेकर कोर्ट में गई थी, सब में हारना पड़ा। और आज दुखद है, जिस प्रकार से चीफ सेक्रेटरी जी ने हलफनामा एफिडेविट दिया था कि इलेक्शन कमीशन में एफिडेविट देते हुए कहा था ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा और ममता जी को भवानीपुर से ही इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। आज कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया कि आखिरकार यहां तो जीता हुआ प्रार्थी था, यहां तो जीता हुआ एमएलए था, वैसे में उसको हटा करके दोबारा पैसा खर्चा करके ममता बनर्जी जी को यहां पर कैंडिडेट बनाना आखिर क्या सिद्ध करता है?
यह सिद्ध करता है कि ममता बनर्जी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन महत्वपूर्ण नहीं है, जनता का पैसा खर्च हो जाए यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वाकांक्षा, हर ओन एम्बिशन इज फार मोर सुपीरियर देन द बेटरमेंट ऑफ बंगाल, देन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। इससे कहीं ज्यादा ममता जी अपने एम्बिशन के लिए, अपने महत्वाकांक्षा के लिए काम करती है। यही आज हाईकोर्ट के वक्तव्य से, हाईकोर्ट के वर्डिक्ट से मालूम पड़ता है। अमित जी, काल जो आसाम में घटना हुआ है दाल प्रदेश में, वहाँ पे पुलिस की गोली से 2 आदमी की मौत हुआ है, आप क्या बोलेंगे उसके? कल से मैं भवानीपुर में हूं, मैं केवल लोकल विषयों को देखा हूं, इसलिए मुझे लगता है मैं इस विषय पर पूरा अध्ययन करने के बाद अलग से आपको बाइट दूंगा। শুধুমাত্র ভোট পরবর্তী নির্বাচনের যে সন্ত্রাস নয়, দেখা যাচ্ছে যে এর পরবর্তীকালেও প্রচুর মানুষকে এভাবে অ্যাটাক করা হচ্ছে, বিশেষ করে বিজেপি কর্মীরা বা অন্যান্য যারা বিরোধী দল আছে তারা রাজনীতি করতে পারছে না, বিরোধিতা করতে পারছে না রাজনীতি। देखिए, जहां तक पोस्ट पोल वायलेंस का सवाल है, जहां तक डरा करके डराने की राजनीति का सवाल है, इसमें तो मैं ममता बनर्जी जी को कांग्रेचुलेशन कहूंगा कि वो पूरे विश्व में नंबर 1 स्थान पर हैं। मैं केवल भारत में नहीं कह रहा हूं, शायद पूरे विश्व में ही नंबर 1 स्थान पे। और मैं अभी भी सुन रहा था, देखिए मैं तो जगन्नाथपुरी का हूं, मैं बंगाल का नहीं, मगर फिर भी बंगाल के प्रति हमारा प्यार बहुत है, क्योंकि हमारे भी दुकान, हमारे पूर्वजों के दुकान कलकत्ता में होते थे, अधिकांश हमारे रिलेटिव कलकत्ता के हैं, तो एक अटैचमेंट हमारा है। अभी मेरे को भवानीपुर में लोग बोल रहे थे कि जो काउंसिलर्स हैं टीएमसी के, उनको बताया गया है कि आप डरा करके, धमका करके, कैसे भी लोगों को ये कहकर कि ममता को ही वोट देना है, टीएमसी को ही वोट देना है, वरना आने वाले चुनाव में उन काउंसिलर्स को टिकट नहीं दिया जाएगा, ऐसा मैंने सुना है। लोकल लोगों ने बताया, मुझे अपने पॉलिटिकल साथियों ने नहीं बताया। मैं जिन घरों में कैंपेनिंग करने गया, आज मैंने चाय भी बनाया चाय की दुकान में, वहां लोगों ने मुझे बताया कि इस प्रकार की परिस्थिति है, हम तो मोदी जी को वोट देंगे, मगर यहां पर डराया जा रहा है, यह उचित नहीं। मैं केवल हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, हारे कोई जीते कोई, बंगाल का एक भी व्यक्ति मारा नहीं जाना चाहिए, कोई भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त न करे, इससे जघन्य अपराध कुछ नहीं हो सकता है। यह हाथ जोड़ के निवेदन है, हार जीत कुछ भी हो, आप लोकतांत्रिक तरीके से लड़िए, खून मत बहाइए। मनोगिया जी, सवाल ये है कि जब यहाँ से तृणमूल कांग्रेस के नेता बीजेपी के शासित राज्य त्रिपुरा जाते हैं, तो वहाँ उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है एक रैली करने के लिए। आरोप लगते हैं कि बीजेपी वहाँ पर वही कर रही है जो आरोप यहाँ पर टीएमसी पर लगाती है, कैसे देखते हैं? मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, यह आरोप कि भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है कुछ राज्यों में जो टीएमसी बंगाल में कर रही है, यह तो हो ही नहीं सकता है, कदाचित नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी हत्या और हिंसा की राजनीति किया ही नहीं है, और ना हम सोच सकते। हमारे लिए यह असंभव है किसी और विचारधारा के व्यक्ति की हत्या कर देना, उसके ऊपर हिंसा करना, यह संभव ही नहीं है। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे लिए उसके बाद पार्टी है, और जहां तक अपना एम्बिशन और अपना महत्वाकांक्षा है, वो तीसरे पायदान पे आता है। हमारा कोई भी कार्यकर्ता हिंसा पे विश्वास नहीं करता है, इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी राज्य में हिंसा को प्रश्रय दिया नहीं है, और ना ही मौत का तांडव रचा है। তবে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে তো কয়েকদিন আগে দেখা গেল সিপিএমের একাধিক পার্টি অফিস জ্বালানো হয়েছে, তার পাশাপাশি বহু কর্মীকে মারধর করা হয়েছে, ডাইরেক্ট অ্যালিগেশন হচ্ছে বিজেপির বিরুদ্ধে, কি বলবেন? देखिए, जहां तक टीएमसी का एलिगेशन का सवाल है, मैं तो कहूंगा कि हजारों कार्यकर्ताओं को बेघर करके, क्योंकि 8000 कार्यकर्ता अभी भी भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन करते थे, वो बंगाल में घर से बाहर है, अभी भी अपने घर में नहीं आए। कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म करके, कई कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके, गर्दन काट करके, फांसी लटका करके, खोपड़ी फोड़ करके, ये प्रश्न हमसे टीएमसी ना पूछे, पहले जवाब दे, प्रश्न उसके बाद पूछे। इतनी हत्याएं पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई है जितना केरल और बंगाल में हुई राजनीतिक हत्याएं। इसलिए प्रश्न पूछने से पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करे, अपने गिरेबान में झांके, जवाब दे, उसके बाद प्रश्न पूछे। दो सवाल है आपने दुर्गा पूजा को हाई कोर्ट के बाद से रोड का
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि जो लोग बीजेपी बार बार ये कहती है कि बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं होने दिया जाता, वही लोग त्रिपुरा में धारा 144 लगाते हैं दिवाली तक, तो क्या वहाँ दुर्गा पूजा पर भी बैन है त्रिपुरा में? एक दूसरा सवाल है कि 2021 के चुनाव से पहले आप लोगों ने धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन किया, लेकिन इस बार बीजेपी चुप है। क्या इस बार दुर्गा पूजा होगा बीजेपी की ओर से? देखिए, मुझे बड़ा कष्ट है कि कुछ राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो टीएमसी, इन सभी पॉलिटिकल पार्टी में आजकल होड़ लगा हुआ है कि वो सब बड़े हिंदू बनने वाले हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इतने वर्ष जो तुष्टीकरण की राजनीति वो करते रहे हैं, जनता उनके असली चेहरे को पहचान गई है, सब ये हिंदू बनने की कोशिश में लगे हुए। इस विषय में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी कभी तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं करती। बीजेपी केवल इसमें विश्वास करती है जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। भगवान राम, मां दुर्गा की हम हमेशा सत्य के साथ खड़े रहे। जब भी भगवान श्री राम जी के लिए यहां पर राम नवमी के दिन जुलूस निकालने से मना किया गया, रथ निकलने से मना किया गया, हम कोर्ट गए। मां दुर्गा के विसर्जन के लिए भारतीय जनता पार्टी कोर्ट गई है। इसलिए टीएमसी, आप याद करिए, यही वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के ना बनने पर, कि बनना नहीं चाहिए, ये उसके समर्थन में थे। यहां सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा के विसर्जन पर जिस प्रकार की राजनीति ममता जी की पार्टी ने किया है, वो भी हमने देखा है। इन विषयों पे भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम मां दुर्गा, भगवान राम, इन विषयों को लेकर क्या विचार रखते हैं, ये बच्चा बच्चा जानता है हिंदुस्तान का। नहीं, कोई बात नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक देश है। वो गोवा में भी लड़े, कन्याकुमारी में भी लड़े, कश्मीर में भी लड़े, हर जगह लड़े, कोई आपत्ति नहीं है। मगर एक विनती है हाथ जोड़कर, ये हत्या और मारकाट की राजनीति ना करें। आप लोकतांत्रिक तरीके से पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़िए, सबका अधिकार है, हर पार्टी हर जगह चुनाव लड़ सकती है, मगर मार काट करके, फांसी पर लटका करके, गोली मार करके, सर काट करके इस प्रकार की राजनीति मत करिए। बस इतना ही कहना है। ये देखिए, ये विषय अभी भवानीपुर चुनाव का नहीं है, तो मुझे लगता है इस पर दिल्ली से हम जवाब देंगे। धन्यवाद साथियों। अंतिम सवाल ले लीजिए, अंतिम सवाल। कल अभिषेक बैनर्जी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बाबू सुप्रियो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आ गया। तृणमूल पार्टी ऑफिस के बाहर बीजेपी नेताओं की लाइन लगी हुई है, अगर गेट खोल दिए तो बीजेपी बंगाल में धराशायी हो जाएगी। देखिए, इसका जवाब शुभेंदु अधिकारी जी ने बहुत अच्छे तरीके से दिया। उन्होंने कहा फिलहाल क्या गेट खोला जाएगा, किसको लिया जाएगा, ये सब बाद में चिंता करें, पहले ये पानी कैसे निकलेगा उसकी चिंता करें। कलकत्ता के हर सड़क पर जो यहाँ तक पानी खड़ा है ना, उसको कैसे निकाला जाए उसकी चिंता करें। मैं जब आया था कल, मुझे बताया गया कि यहाँ पर कॉरपोरेशन वाले बोट चला रहे हैं, बोट चला रहे हैं ना। ये पूरे वेनिस के बाद ये सेकंड शहर है, वेनिस में कॉरपोरेशन वाले बोट चलाते हैं, यहाँ पर कलकत्ता में बोट चला रही है कॉरपोरेशन। और ये जो तार है, नंगे तार में बिजली आने के कारण, और खास करके त्रिफला के तार में बिजली आने के कारण 11 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये मृत्यु नहीं है, हत्या है। ये हत्या है क्रिमिनल नेग्लिजेंस के कारण। बीजेपी से किसको लेना है, किसकी हत्या करनी है, ये सब चिंता बाद में करें। पहले छोटे छोटे बच्चे, दमदम में 2 शिशुओं की मृत्यु हो गई, पहले उनकी चिंता की जाए। तो पहले मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, जाके आप इनके मंत्रियों को ये कहें कि बच्चे मर जा रहे हैं और ये बीजेपी से किसको लेना है, किसको पोचिंग करना है, उसकी चिंता में लगे हुए हैं, उसकी चिंता ना करें। देखिए, ये विषय भारतीय जनता पार्टी बंगाल का है। बंगाल के हमारी जो लीडरशिप है, हमारे अध्यक्ष हैं मजुमदार जी, इन सब विषयों पे आपको ब्रीफ करेंगे। थैंक यू सो मच। ये विषय अभी भवानीपुर चुनाव का, मैंने कहा ना, इन विषयों पे हम लोग दिल्ली से, आज अभी थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इन सभी विषयों को दिल्ली से उठाएगी। जल जीवन मिशन केंद्रेर जे प्रोजेक्ट, সেই प्रोजेक्ट এ রাজ্যে কাজ থমকে রয়েছে। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের প্রদীপ ভট্টাচার্য তিনি এই বিষয় নিয়ে মুখ খুলেছেন, কিন্তু আপনাদের সাংসদরা এই বিষয়ে কোনো রকম কোনো देखिए, ये मेरे लिए अन्यायपूर्वक होगा कि मैं यहाँ के जो लोकल महत्वपूर्ण विषय हैं, जिन पर हमारे सांसद इत्यादि यहाँ सब मौजूद हैं, उनके विषय को मैं उठाऊं।
इन सभी विषयों पर मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप हमारे माननीय सांसदगण मौजूद हैं, उनसे पूछिएगा, वो इसका उत्तर देंगे। मैं अंत में सिर्फ प्रार्थना करना चाहता हूं भगवान से पुनः कि हमारी माता बैठी हैं यहाँ पर अभिजीत सरकार की, उनकी भाई बैठे हैं, उनकी परिवार के लोग, और यहाँ मानस साहा जी की धर्मपत्नी और उनकी बेटी है, उनके दामाद भी हैं। मैं उन सब से हाथ जोड़कर कहूँगा कि हम लोग प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, आपके परिवार को शांति मिले और वो शक्ति प्रदान करे माँ दुर्गा कि आप इतने बड़े पहाड़ जैसे दुख को आप संभाल सके। इतना ही मैं कह सकता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इन परिवारों का। ये मामूली विषय नहीं, अन्याय के खिलाफ लड़ना, सब कुछ खोकर लड़ना, ये कोई छोटा विषय नहीं है। मैं आप लोगों के पैर को स्पर्श करके आपको नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।